हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा बोर्ड इजी का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। दोस्त, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आपके बीच आया हूं। आज से बोर्ड इजी आपके लिए लेकर आया है एक ही शानदार मौका, एक सुनहरा सा मौका, जिसमें आपको 10th 2024 के जो आपका टारगेट है उसके लिए यूट्यूब पर पूरे फ्री क्लास देने का मौका बोर्ड इजी आपके सामने लेकर आया है। तो इस मौका को चूकिए मत, इसे अच्छे से लीजिए और उसे लेने के लिए आपको बस एक बार अपने यूट्यूब पे जाना है, वहां पे सर्च करना है बोर्ड इजी और बस एक क्लिक करना है जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें। इससे हमारे सीरीज के अंतर्गत जो भी चीजें अपलोड होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्त, सबसे पहले मैं मनोरंजन कुमार आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं सोशल साइंस लेकर। एक एक सर आपके साथ जुड़ेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के बेहतरीन सर आपके साथ जुड़ेंगे और सब आपको एक बेहतरीन तैयारी की ओर लेके जाएंगे। आपकी तैयारी अभी तक तो बहुत अच्छी हुई होगी, लेकिन उसमें और 4 चांद लगाने के लिए हम लोग आपके साथ जुड़कर मेहनत और रणनीति करेंगे। दोस्त, सबसे पहले हम लोग आज क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज के साथ। हम लोग एक गेम खेलते हैं और देखते हैं आप कितने आंसर सही कर पाते हैं। ज्यादा आंसर सही भी नहीं करना है दोस्त, कितना करना है, मात्र 40 करना है। तो चलिए आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम क्या है, देखिए, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, मछली, मिट्टी, पेड़ या फिर मानव। तो कौन से जैविक संसाधन इसमें नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी इसमें से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। जो भारत सरकार का वन नीति है उसमें कितना प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है 15%, 33%, 30%, 45%। थोड़ा फास्ट करिएगा। क्या करना है, तो 33% हमें रहना चाहिए। है कितना प्रतिशत, 23% के आसपास है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टैक्सोल। अगला है आपका, महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो महानदी पर फ्रेंड्स कौन सा बांध बना है, देखिए ऑप्शन को देखिएगा, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, रिहंद। तो कौन सा बना हुआ है, हीराकुंड आपका यहां पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है, मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, कैंसर रोगी दवा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। याद रखिएगा, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, आपसे यह पूछा गया है। यानी जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ये नहीं जो देता है ना, कभी कभी बहुत काल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। हम इसे ना देख के आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। झारखंड, मेघालय, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड जो है यह टर्सरी कोयला क्षेत्र का भंडार है। सातवां क्वेश्चन है,
इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? कौन सा ऐसा है जो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनाजाइट, थोरियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, बॉक्साइट। आगे देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने डाक क्षेत्र हैं? 5, 6, 8 या फिर 9? तो याद रखिएगा, इसे कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्त? 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन मजेदार है, आराम से करते जाइएगा। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? जो तरुण भारत संघ एनजीओ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार, केरल, गुजरात या फिर राजस्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, राजस्थान। यानी तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। थोड़ा सा सुपर फास्ट हमें बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब समय क्या है? सुपर फास्ट का ही है। अब आप पैसेंजर बन के नहीं चल सकते हैं। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो देखिए, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो किसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, यह आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा आपका अभ्रक हो जाएगा। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल या फिर झारखंड? तो इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है दोस्त? अपना बिहार, प्यारा बिहार और सुंदर बिहार में इंदिरापुरी जलाशय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक या फिर रेड बुक? तो असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है ग्रीन बुक। कौन सा बुक है? ग्रीन बुक है। चौथा 14th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन रवि फसल नहीं है? याद रखिएगा अच्छे से, रवि फसल। फिर देखिए यहां क्या लगा हुआ है? लास्ट में नहीं लगा हुआ है। यह नहीं आपको परेशान करेगा, परेशान इस कदर करेगा कि आप 40 से सीधे पहुंच सकते हैं 35 पर, 36 पर, इतना पे आप आ सकते हैं सीधे। इस तरह से नहीं आपको परेशान करेगा। आप एग्जाम में हमेशा ये काम करें कि सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आप उसका आंसर दें। तो क्या हो जाएगा? गेहूं, चना, चावल या फिर सरसों? तो दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल। क्यों? क्योंकि ये एक खरीफ फसल है। कैसी है? खरीफ है। आप दो ही चीजें याद रखिएगा, गेहूं रबी, चावल खरीफ, फिर आपको यहां कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है आपका, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर है, कोयला है, एल्युमिनियम है या फिर इनमें से सभी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जो कोंकण रेल परियोजना है उसका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्त। यहां से इस परियोजना का संबंध है। क्वेश्चन 17 देखिए, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास सम्मेलन? तो यहां पर होता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जा रही है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था? पहला जल विद्युत संयंत्र जो है यह कहां लगाया गया था? शिव समुद्रम में, मणिकर्ण, दार्जिलिंग में, शिमला में? तो पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था वो कहां लगाया गया था? शिव समुद्रम में लगाया गया था। बिहार में उर्वरक कारखाना कहां स्थित है? कहां है? पटना, बांका, बरौनी या फिर गया?
तो दोस्त आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, बरौनी में, बिहार में जो है उर्वरक कारखाना स्थित है। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? यह कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, यानी सूखे की जिम्मेदारी किसकी है? भूकंप की है, बाढ़ की, वर्षा की कमी, सुनामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी इसका आंसर होगा, जो सूखे के लिए जिम्मेवार है। करा सरदार सरोवर की कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। तो यह किससे है? नर्मदा नदी से संबंधित है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय। देखिए जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? यह आपका करंट टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया, जो वर्तमान घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड भी थोड़ा सा उनका मन हो रहा है कि हम इस और बढ़ें, तो जो करंट आधारित कुछ घटनाएं होती है वर्तमान में, इस वर्ष में, उससे आधारित एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चक्रवात आया था जून 2023 में, कौन सा चक्रवात आया था? तो इसका नाम क्या था? बुलबुल, बिपरजॉय, यास, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपके पास? आंसर बी हो जाएगा, बिपरजॉय। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, दीर्घिक तरंग। इसे पी कहा जाता है, ये एस है, ये एल है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, प्राथमिक तरंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। यहां पर जो आंसर है दोस्त, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को। क्या होता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो टेलीफोन ही है, लेकिन वर्तमान में यह क्या हो गया है? तो वर्तमान में ये मोबाइल हो गया है। ठीक, तो आप जो है इसे ही करेंगे। अगर कहीं पे यह आपको मिल जाए कि वर्तमान के तौर पे पूछा जा रहा है, तो जहां तक मेरी समझ है उसके अनुसार इसमें क्या आंसर आपका होगा? वर्तमान अगर दे तो आप यहां पर मोबाइल बोल सकते हैं, अन्यथा संचार का लोकप्रिय साधन जो है हम किसे मानते हैं? टेलीफोन को ही मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। देखिए ये सभी जो हैं ये वायसराय हैं। कौन है दोस्त? वायसराय हैं। तो किनके काल में पारित होता है? लॉर्ड कर्जन के काल में ये पारित होता है। ये आपके सामने एक नया सा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, तो याद रख लीजिएगा कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह चैप्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यह है आपका ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने, या फिर लेनिन ने? तो राइन राज्य संघ की स्थापना कौन करता है? लेनिन करता है। कौन करता है? लेनिन करता है। देखिए क्वेश्चन है आपका, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने, लेनिन ने। तो यह कौन करता है इसका स्थापना? इसका स्थापना करता है लेनिन, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अप्रैल थीसियस किसने लिखी? रूसो, टॉल्स्टॉय, लेनिन, या फिर कार्ल मार्क्स? तो अप्रैल थीसियस किसने लिखी है? ये लिखी है लेनिन ने। ठीक है, किसने लिखे हैं? लेनिन साहब लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? सैयद अहमद खां,
खान अब्दुल गफ्फार खां, केबी हेडगेवार, राजा राम मोहन राय। तो खुदाई खिदमतगार का गठन कौन करते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान करते हैं। कौन करते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। लाला हरदयाल, याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ने इसमें से किसकी स्थापना की है? गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंदू महासभा की, या फिर किसान सभा की? तो लाला हरदयाल जो स्थापना करते हैं वो किस पार्टी का करते हैं? वो गदर पार्टी का स्थापना करते हैं। याद है? अच्छे से इसे समझिएगा और याद करते चले जाइएगा। बत्तीस नंबर आपके सामने क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर चीन? तो इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ इसका अगुवा था, मतलब सोवियत संघ हमेशा इसके आगे आया करता था। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? अप्रैल थीसियस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थीसियस या फिर कॉमनवेल्थ? तो क्या है इनकी मार्टिन लूथर की कृति? आपका जो आंसर सी है 95 थीसियस, यह इनकी क्या थी? कृति थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो बंगाल गजट का प्रकाशन कौन करते हैं? जेम्स ए हिक्की जो है ये बंगाल गजट का प्रकाशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर तुर्की? यूनान यूनान किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। यूनान किस देश के अधीन था दोस्त? ऑस्ट्रिया के अधीन था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? साबरमती, सूरत, डांडी या फिर चंपारण? तो यहां से शुरू करते हैं और यहां पर नमक कानून तोड़ते हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। समाजवादियों की बाइबल, समाजवादियों की जो बाइबल है किसे कहा जाता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल, अप्रैल थीसियस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दास कैपिटल आपका आंसर हो जाएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष होता है? 1945, 1965, 1975, 1995? तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का जो उदय होता है वो कब होता है? 1965 में होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर फ्रांस? कौन सम्मिलित नहीं था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, चित्तरंजन दास ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन करते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो याद रखिएगा ये एक अलग क्वेश्चन है कि बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्य का गठन होता है? महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश? तो जब बंबई को विभाजित किया जाता है तो जो दो राज्य बनते हैं उनका नाम है मित्र क्या? महाराष्ट्र और गुजरात। मजा आ रहा है? बहुत ही कम समय में आपको इस 80 का 80 क्वेश्चन करवा दूंगा। आप बने रहिएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव आएगा और फिर एक एक करके आपको कई सेट यहां पे हम करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बस आपका बना हुआ रहना यह जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? देखिए यह भी नए तरीका से है क्योंकि अभी 2023 में ही कुछ नगर निगम, कुछ नए नगर परिषद बने हैं। तो कितने स्थापित किए गए हैं?
19 स्थापित किए गए हैं। कितने स्थापित किए गए हैं? 19 स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1952, 1953, 1954। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। 44वां क्वेश्चन आपके सामने है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल? तो आचार संहिता का निर्माण करना है, कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। चलिए 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कैसी है? एक स्तरीय है, 2 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, 4 स्तरीय है। तो पंचायती राज संस्थान बिहार में कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। हार नहीं मानिएगा, हार जाइएगा तो हार गए, समझ गए? डरिएगा नहीं, मस्त रहिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव को करिएगा। आपको बस 40 बनाने हैं, आराम से बन जाएगा, बस डरना नहीं है, क्योंकि डर गए तो चल गए। देखिए ऑंग सान सू की किस देश की नागरिक है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो किस देश का है? म्यांमार का ये नागरिक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली जो गणराज्य है ना, उसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मेरी रॉबिन्स, किम कैंपबेल, लोरा चिंचिला, मिशेल बचेलेट। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा, जो आपको ऐसा क्वेश्चन लगेगा ना कि थोड़ा हार्ड दिख रहा है या नहीं बनने वाला है, उसे स्किप कर जाइएगा। आराम, यहां नहीं, यहां बनाइए, आप एग्जाम में उसे स्किप कर जाएगा। 80 क्वेश्चन है यार, आपको 80 क्वेश्चन में 40 बनाने हैं, आपको आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिर्फ ये सोच के रखिएगा, जय सोशल भय सोशल, एकदम पार हो जाना है। मिशेल बचेलोट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? किस चीज पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर कर रहा है? देखिए, जातिवाद, निष्पक्ष चुनाव, अलगाववाद या इनमें से कोई नहीं। तो यह किस पे निर्भर करेगा? निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 540, 543, 545, 550। तो जो लोकसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं मित्र, उनकी संख्या आपसे पूछा जा रहा है कितनी है? तो ये 543 है। कितनी है? 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब बात होती है तो वो स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, चीन। तो उसका आंसर अपना भारत, प्यारा भारत, सबसे सुंदर भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 51वां क्वेश्चन है, कह रहा है कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 5000, 10,000, 7,000, 15,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने है, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। 1975 की अगर बात की जा रही है तो उस समय कौन इसका आपातकाल का घोषणा किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? सरपंच करेगा, महापौर, जिला दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश। तो पूरे जिले का प्रशासन किनके हाथों में होता है दोस्त? ये होता है जिला दंडाधिकारी के हाथों में पूरे जिले का प्रशासन का कार्यभार होता है। कह रहा है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? 2000, 2002, 2006 या फिर 2010 ईस्वी। तो कब होता है? 2006 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ था? नेपाल में, बोलीविया में, बांग्लादेश में, बेल्जियम में। तो कहां हुआ था जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए विरुद्ध संघर्ष? बोलीविया में हुआ था, पानी की कीमत में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश के साथ है? यूगोस्लोवाकिया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको, ब्रिटेन। तो विंग और टोरी जो नामक राजनीतिक दल है उनका संबंध किसके साथ है? ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्त, 57 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1873, 1918, 1928 या फिर 1945? तो यह अधिकार प्राप्त होता है 1918 ईस्वी में, यहां महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, इनमें से क्या संघात्मक शासन का व्यवस्था की विशेषता है? क्वेश्चन फिर समझिएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या इनमें से सभी? तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इसकी विशेषता क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? देखिए पटना नगर निगम की बात की जा रही है, कितने वार्ड हैं? 45, 48, 53 या फिर 75? तो पटना नगर निगम में जो वार्डों की संख्या है वो कितनी है? 75 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम या फिर अजीत सिंह? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना होती है वो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में होती है, यानी 60 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? 1950, 1952, 1954, 1956? तो इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? 1952। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा? तो किनके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत या इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर होगा, बेस्ट आंसर जो होगा वो क्या है? सभी आ जाएगा। चलिए 65 नंबर, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या कोई नहीं? आपको पता है कि क्षेत्र जो है वो 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जितने भी चीजें आएंगे वो सारे इसी में से किसी एक में ना आएगा। तो यह खनन किस क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या इनमें से कोई नहीं? तो लोक कल्याण पर जो बल दिया जाता है वह किस में दिया जाएगा? मिश्रित में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 67 नंबर है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? याद करिएगा ये पारिश्रमिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूंजी का पारिश्रमिक आपसे पूछा गया है, लगान, मजदूरी, ब्याज या फिर लाभ? तो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 68 नंबर है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत वित्त का स्रोत पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? महाजन होंगे, व्यापारी होंगे, रिश्तेदार होंगे या फिर सहकारी बैंक होगा?
तो संस्थागत वित्त का जब भी स्रोत पूछा जाए तो आपके सामने आंसर क्या होगा दोस्त? आंसर डी होगा, जिसका नाम है सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्य अवधि वाला, दीर्घकालीन या इनमें से सभी? तो पूंजी बाजार जो है यह हमेशा आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन सा ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? जो ग्रामीण विकास है और कृषि के लिए ऋण प्रदान करते हैं उनको वित्त कौन देता है? उन्हें भी तो वित्त चाहिए ना, तो वो वित्त कौन देता है? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां देखिए प्रश्न ग्रामीण विकास की बात की गई है और कृषि के लिए ऋण प्रदान करने की गई है, इसलिए क्या होगा? नाबार्ड होगा। 71वां क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? 1901 में, 1904 में, 1912 में या फिर 1915 में? तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में होता है। कब होता है? 1904 में होता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? जो विकसित देश होते हैं उनके कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो यह कार्यबल होता है विनिर्माण क्षेत्र में। कितने नंबर पे पहुंच गए? 72। चलिए 73 में आते हैं। कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1975, 1982, 1991, 1995। तो कब लागू की गई है? 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई है, जहां आपने पढ़ा होगा LPG, ये सिलेंडर है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। अब एक चीज देखिए, हमने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम फास्ट कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसे शेयर कर दें, आप सब्सक्राइब कर लें। बस ऐसे देख के भाग जाइएगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि आपको सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और दिक्कत क्या है भाई? यह फ्री तो है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74। कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ISI मार्क। ये पाकिस्तान वाला ISI नहीं है, ISI मार्क है, पाकिस्तानी वाला नहीं, समझ जाइएगा। एग मार्क, हॉल मार्क या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, एग मार्क। हम लोग बहुत ही आराम से सुपर फास्ट रूप में पहुंचने वाले हैं अंतिम तक। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा या इनमें से सभी? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक हैं वो क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1980, 1989, 1997 या फिर 2004? कब लागू की गई थी? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? 1980 में, 1990, 1970, 1969? तो ये शुरू की गई थी 1990 में HDI शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन। जो प्राथमिक क्षेत्र आते हैं ना दोस्त, वो कृषि से संबंधित होते हैं। पशुपालन, मछली पालन, जो भी पालन होगा सब कहां होगा? प्राथमिक क्षेत्र में होगा। तो यहां ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, विनिर्माण। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को हल कौन करता है? वस्तुएं, वस्तु मुद्रा, मुद्रा या इनमें से सभी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? दोस्त देख लीजिए, याद रखिए ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, यानी 80 के 80 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपको, क्योंकि रिवीजन करना है इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कम समय में आपको करवाएंगे और ये आपके रिवीजन के साथ साथ नए क्वेश्चन का जो कलेक्शन होगा ना उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, बहुत ही अच्छा आपका मेडिसिन होगा ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो व्यापारिक बैंक नहीं है ये, जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये कोई व्यापारिक बैंक नहीं है, ये बैंकों की बैंक है। क्या है? बैंकों की बैंक है। तो इस तरह से दोस्त आपका यहां पर द एंड होता है किस चीज का? जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव का। जुड़े रहिएगा फिर से, क्यों? क्योंकि आपके सामने हम लेकर आएंगे, फिर इसके जस्ट बाद जो इसका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मस्त रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।